हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एलटी गणित 2017 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना आगे रहेंगी और इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एफ एक्स बराबर एक्स है और एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 से लेके 3 और आपको यहाँ पर p बराबर 0 1 2 3 एक कोई पार्टीशन है, देन आपको एलपीएफ एंड यूपीएफ की वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले मैं बता दूं, एलपीएफ आपका क्या होता है, लोअर रेमान सम, और यूपीएफ को हम बोलते हैं अपर रेमान सम। तो बहुत सिंपल है, इसका आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को एज्यूम करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको पार्टीशन दे रखा है 0 1 2 3, तो लेट मैं इसको मानूंगा x0 x1 x2 और x3। समझ गए? कहने का मतलब है x0 बराबर 1, x1 बराबर x0 बराबर 0, x1 बराबर 1, x2 बराबर 2 एंड x3 बराबर 3। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को मैं एज्यूम करूंगा और साथ में fx बराबर x दे रखा है, तो इसने हमारा आधा काम आसान कर दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए एलपीएफ बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर रेमान सम। तो इसके आगे आप चाहो तो इन्फीरियर लगा दो, ठीक है ना, इन्फीमम लगा दो, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करके बताऊंगा। समेशन ये होता है n बराबर 0 से लेके, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा f, इसके बाद इसमें आएगा स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m n, ठीक है। जहां पर स्मॉल एम एन एक्चुअली क्या है, ये है दोस्तों इन्फीमम, ठीक है। इन्फीमम को बोलते हैं हम जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है, इंटरवल का। तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा एक्स एन, ठीक है। डेल्टा एक्स एन का मतलब सीधा सीधा है एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है, ये आपका फॉर्मूला है। एक डेल्टा एक्स एन की वैल्यू क्या होती है, एक्स एन प्लस 1, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ठीक है ना। यानी कि आपने डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए अगर इसको खोलेंगे तो ये आएगा एफ। देखिए अब एक चीज और, इसको करने से पहले मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सिंपल बना देता हूँ। देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये मैं, क्योंकि आपका यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, तो एफ एम एन क्या हो जाएगा, ये एम एन हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारे लिए टास्क और भी ईजी हो जाता है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा दोस्तों एम ज़ीरो। देखिए यहाँ पर रखिए एम ज़ीरो, इसके बाद हो जाएगा डेल्टा एक्स ज़ीरो, ठीक है। एक्स ज़ीरो का मतलब क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो, ओके, डिफरेंस निकालना है। प्लस इसके बाद होगा एम वन, और फिर इसके बाद डेल्टा एक्स वन का मतलब ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, डिफरेंस निकालना है। और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका एम टू, और ये हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ओके। समझ रहे हैं, डेल्टा एक्स टू का मतलब हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू। अब आप देखिए जो एम जीरो एम वन और एम टू ये क्या है। देखिए आपके पास अगर कोई इंटरवल है, सपोज करो 1 से लेके 2 है, तो जो 1 है यही आपका स्मॉल एम है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रख लीजिए। आपके जो लोअर बाउंड होते हैं उनमें से जो ग्रेटेस्ट होता है उसी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हम इन्फीमम भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इन्फीमम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके लोअर बाउंड और भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 से छोटी वैल्यू और भी तो हो सकती है ना, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी। तो जो उनमें जो ग्रेटेस्ट है उसी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोला जाता है, इन्फीमम बोलते हैं, ठीक। तो अब आप देखिए, अगर आप पहला इंटरवल देखें तो पहला इंटरवल है आपका, देखिए क्योंकि मैंने बोला है एक्स जीरो है आपका 0, x1 है 1, तो 1 माइनस जीरो, तो 1 और 0 में मिनिमम कौन है, ऑफकोर्स कितना है, 0 है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला इंटरवल है वो बताइए वो क्या है, वो है 1 से लेके 2। 1 से लेके 2 में मिनिमम कौन है, 1 है, ठीक है, लोअर बाउंड। इसके बाद जो इनका डिफरेंस है वो भी 1 है। प्लस इसके बाद देखिए आपका जो अगला इंटरवल होगा वो होगा 2 से लेके 3, क्योंकि पार्टीशन ही ऐसे कर रखे ना। पार्टीशन का मतलब ही वही है कि आपने उसको इन तरह के इंटरवल में तोड़ना है, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3। तो 2 से लेके 3 में जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 2 है, तो 2 इंटू अगेन जो इनका डिफरेंस है वो तो 1 ही है, क्योंकि 1 1 के डिफरेंस में है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। तो ये है आपकी एलपीएफ की वैल्यू। समझ में आ गया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, अपर वाला निकालेंगे। अब अपर वाले का क्या फॉर्मूला रहेगा ये भी आप देख लीजिए। यूपीएफ बराबर हो जाएगा, देखिए फिर से ये हो जाएगा समेशन n बराबर 0 से लेके 3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M के,
ठीक है ना। यहाँ पर आपका कैपिटल MN लिख लो या MK लिख दो, जो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा X आपका N। ठीक है, तो मैं अब इसको डायरेक्टली करूँगा। अब कैपिटल MN क्या होगा, देखिए ये होगा दोस्तों लोएस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, LUB बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से सुप्रीमम। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो आपका जो इंटरवल है, इंटरवल आपका जैसे 1 से लेके 2 है, तो जितने भी अपर बाउंड है उनमें से मिनिमम, क्योंकि इसके अपर बाउंड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो जो उनमें मिनिमम होगा वो आपका कैपिटल M से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आपने वही करना है। देखिए आपका पहला इंटरवल है, कितना है पहला इंटरवल, 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 में कौन बड़ा है, वो है 1। ठीक है, यानी कि इसका जो आपने सुप्रीमम है उसको देखना है। ठीक है, 0 से लेके 1, डिफरेंस कितना है 1, प्लस अगला 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 में कौन होगा 2 होगा, और डिफरेंस कितना है 1, और फिर इसके बाद अगला आएगा 2 से लेके 3, उसमें कौन बड़ा है 3 बड़ा है, और फिर डिफरेंस इसका कितना है 1 है, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने आपको समझाना था, समझाने के लिए लिखा है। अदरवाइज दोस्तों ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, LT में आया हुआ है पिछले बार 2017 में। तो इस तरीके से देखिए, पहला आ रही वैल्यू 3 और अगली आ रही 6, तो क्या आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा पहला वाला A राइट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगेन अनदर क्वेश्चन, ये आपका लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा इस समीकरण के मूल हैं, तो उस समीकरण को निकालना है जिसके मूल ये हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लोगों ने इसको काफ़ी लेंदी वे में सॉल्व किया। मैं इसको आपको शॉर्ट वे में सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि देखिए 3, जब आपका जिस एक समीकरण है अगर उसकी 3 घात है तो उसको किस तरह से निकालते हैं, पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर b तो है नहीं, तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस यहीं से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला होता है प्रोडक्ट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। आई होप ये आपने पढ़ा होगा टॉपिक। ठीक है ना, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने इससे पूर्व में भी जो आपकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन है उसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा Q। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, एक्स वाला टर्म है तो Q हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, -r। ठीक है, आपको ये मिल गया। अब आपके लिए रूट ये हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालिए, ऑब्वियसली क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट। देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, आप करिए इन तीनों का सम। देखिए मैं इन तीनों का सम डायरेक्टली करता हूँ, क्या होगा, सब 2 2 बार रिपीट हो रहे, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, तो आपको पता है भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 है, तो सम ऑफ द रूट्स तो आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी पहली इक्वेशन के लिए आपके सम ऑफ रूट्स की वैल्यू तो निकल गई। अब मेन आता है ये वाला टर्म निकालना, यानी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे होगा, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा। ठीक है, प्लस देखिए फिर होगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा अल्फा प्लस आपका बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, फिर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर हो जाएगा देखिए बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा। ठीक है, अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप प्रोडक्ट करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने इसी का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस गामा, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस अल्फा। बस इसका आप उपयोग कर लो, देखिए आपका क्वेश्चन ये अपने आप ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगले पन्ने में इसको कर लेता हूँ, या चलो यहीं पर ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सम तो हमें पता है कि 0 आ गया, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहीं पर ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस गामा। ठीक है, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी माइनस अल्फा। ठीक है, और बीटा अल्फा प्लस गामा की वैल्यू होगी माइनस बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी, माइनस गामा, प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू होगी माइनस बीटा। तो अगर आप इसको करें तो ये आ जाएगा, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो 2 2 का प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू ही तो है।
है ना। तो आपको दो चीज़ें मिल गई। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू, चलो मैं उसके लिए दूसरे पेज में इसको कर लेता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा, है ना। अब आप बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस गामा, जैसे कि अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, इसकी वैल्यू है माइनस अल्फ़ा और इसकी वैल्यू है आपकी माइनस बीटा। तो एक्चुअली ये क्या आ गया बताइए, ये आ गया माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब आप देखिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है माइनस आर। ठीक है, तो माइनस आर है, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, प्लस आर। बस अब आपको मिल गया। तो बस अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, देखिए ये हो जाएगी एक्स क्यूब, फिर इसके बाद क्या होता है प्लस आपका सम ऑफ रूट्स, वो तो जीरो है, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी टू के टर्म में देखिए टू वाला कितना निकला था, टू वाला अपना हमारा निकला है क्यू। ठीक है, क्यू, और फिर प्लस हो जाएगा आपका यानी एक्स, और फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज आर। ठीक है, तो जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर ज़ीरो। ओके, तो इस तरीके से देखिए एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखें तो कितना आएगा यहाँ पर, तो एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ओके सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्लस माइनस का साइन लिखना भूल गया। एक्स क्यूब फिर क्या होता है माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या इतना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो होता है ना एक्स क्यूब माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके चलता है, मैंने डायरेक्टली कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस क्यू एक्स माइनस आर, क्योंकि ये तो प्लस में ही आएगा तो माइनस आर। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका राइट आंसर कितना है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर, यानी ए वाला जो इसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा से एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है। देखिए एलटी 2015 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था और अभी भी क्वेश्चन आ गया कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ये दो स्क्यूड लाइन है, ये ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप निकालिए, देखिए a1 a2 माइनस a1, देखिए जिस पॉइंट से गुजर रही है लाइन वो आपका a1 है और a2, तो a1 आपका कितना हो जाएगा, देखिए होगा माइनस आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और इसी तरह से बताइए a2 कितना होगा, a2 हो जाएगा आपका 3i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक है, देखिए ये -1 से गुजर रही है, ये 357 से गुजर रही है। ठीक है, तो बताइए a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए b1, देखिए b1 क्या है, b1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, b1 है आपका देखिए 7i माइनस 6j प्लस k, और b2 है ये है आपका i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, ये दो वैल्यू आपकी b1 और b2। ठीक है ना, यानी कि ये इनके पैरेलल हैं, इन वेक्टर्स के पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप b1 क्रॉस b2 निकालिए। देखिए b1 क्रॉस b2 निकालना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, आप किसकी मदद लेंगे, आप एक तरीके से डिटर्मिनेंट की मदद लेंगे। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, ओके आई जे के, और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। तो आप देख लीजिए इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, ये है 7 माइनस 6 और 1, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 और 1, और ये है आपका 1 माइनस 2 और 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आई। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए पेंसिल पकड़िए और यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2, यानी हो जाएगा -4, और फिर ये हो जाएगा -j, और ये इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 यानी कितना हो गया 6,
और फिर प्लस के, इसको भी सॉल्व करिए तो हो जाएगा 7 2 14, 14 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4i -4i -6j और -8k। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट निकालना है। अब आपने निकालना है, देखिए a2 -a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये आपने निकालना है। ठीक है, तो आप निकालिए। दो का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप उनके कोफिशिएंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें a2 -a1 है 468 और इसके भी कौन है 468, तो बस काम इजी हो गया। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4 इंटू 4, 6 इंटू 6 और 8 इंटू 8। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 प्लस 36 प्लस 64। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, देखिए 100 प्लस ये हो गया 116। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय मॉड b1 क्रॉस b2। तो जो आपका b1 क्रॉस b2 आया है इसका मॉड, तो इसका मॉड भी यही होगा अंडर रूट। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ आपके सामने। देखिए मैं यहाँ पर इस कोशिश करता हूँ कि मैं इसको यहीं पर करूँ। ठीक है, आप भी कोशिश करिए कि आप भी इस क्वेश्चनों को मेरे संग संग करिए। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आप इसको हमेशा कोशिश करिए कि जब भी मैथ्स की वीडियो आती है तो आप भी अपने पेन पेंसिल उठाइए और उससे करने लगिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मिटा दूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा। देखिए तो a2 -a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 116 डिवाइडेड बाय, देखिए मॉड b1 क्रॉस b2। तो देखिए b1 क्रॉस b2 भी आपका इतना ही आया है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 116। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्तों, अंडर रूट 116। ठीक है, अब आप इसको अगर डिवाइड करें 4 से, देखो डिवाइड में चला जाता है, 4 इंटू 29 आएगा तो 2 रूट 29 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक, आप इसको अच्छे से घर में सॉल्व करिएगा और इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल याद करिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a2 -a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 का टोटल हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से भी है, फिजिक्स से भी इसको रिलेटेड कह सकते हैं, लेकिन आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है, 6.25 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक वस्तु है, उसकी मंदन की दर है आपको, यानी कि उसमें आपने कोई गतिमान वस्तु होगी और आपने क्या किया, उसमें ब्रेक लगाए, तो उसके बाद जो उसकी मंदन की दर है वो लगातार क्या हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो लगातार गिरती चली जा रही है। आपकी जो v है वो तत्कालिक चाल है, यानी कि इंस्टेंटेनियस आपकी स्पीड है, और वस्तु कोई विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा, तो आपने बताना है कि वस्तु विराम में कब आ जाएगी, जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन निकालने का प्रयास करें। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। dv/dt बराबर आपका कितना हो जाएगा, -2.5 रूट v है। ठीक है ना, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से की और एनसीईआरटी से में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन उनसे आपने किया है, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन है और बहुत इजीली हो जाएगा। डीवी बाई क्या हो जाएगा, रूट वी, वेरिएबल सेपरेबल वाली इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -2.5 इंटू डी टी। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू दियर वेरिएबल। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, तो हो जाएगा 2√v इज इक्वल टू हो जाएगा -2.5 t प्लस ये हो जाएगा c। ठीक है, अब आपने ध्यान में रखना है यहाँ पर c आपके लिए अननोन है, इसकी वैल्यू को पहले आपने निकालना है। देखिए आपकी जब आपने ब्रेक मारे उस समय पे लेट सपोज करो टाइम आपका 0 रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी, 6.5 थी। तो एट टाइम t बराबर 0 पे, टाइम t बराबर 0 पे जो स्पीड है वो v आपकी कितनी है, 6.25 है, ये आपको दी हुई है। तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2 इंटू अंडर रूट ये हो जाएगा 6.25 बराबर ये हो जाएगा c। तो c की वैल्यू अब आप बताइए, ये होता है 2.5 का स्क्वायर 6.25, तो 2.5 इंटू 2 ये कितना हो गया, 5 आ गया। ठीक है, यानी c की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको c की वैल्यू मिल गई तो अब आपको बताना है कि भाई इसमें ये 0 कब होगी स्पीड। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहीं पर इसको रख देता हूँ, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जो c है, c की वैल्यू को कितना रख देता हूँ,
यहाँ पर हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। अब आपको बताना है कि स्पीड 0 कब हो जाएगी, किस टाइम पे हो जाएगी। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, अब तो ये आपके किसी काम का नहीं है, अब आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि चाल 0 कब हो जाएगी, चाल 0 कब होगी, स्पीड कब 0 होगी। जब आपका v 0 हो जाएगा, यहाँ पर v की जगह पे 0 रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए -2.5t प्लस 5 बराबर 0। तो t बराबर हो जाएगा आपका कितना, 5/2.5, यानी 25 दूनी कितना होता है 50, तो 2 सेकेंड। ओके, तो 2 सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के आपने क्वेश्चन किए होंगे तो आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत ऐसे एग्जांपल है, स्टार्टिंग में ही आपकी एक्सरसाइज है, वहाँ पर आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और बेसिक सा क्वेश्चन देखिए, आपके एलटी 2017 में आया है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और आपको बताना है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब का। सबसे पहले आप 0 रखिए, तो देखिए 0/0 आ जाता है। तो जब 0/0 आता है तो आप क्या लगाते हैं, एल हॉपिटल लगा देते हैं। आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए। ध्यान रहे कि एल हॉपिटल रूल हमेशा 0/0 की फॉर्म में लगता है। कई बार क्या होता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं कि 0/0 की फॉर्म नहीं आती है और ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उनका आंसर गलत आता है। फिर वो कहते हैं कि भाई एल हॉपिटल क्यों नहीं लग पा रहा है। ध्यान रहे एल हॉपिटल की हमेशा कंडीशन ये होती है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आनी चाहिए, 0/0 की, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट की, 1 की पावर इन्फाइनाइट की, इन्फाइनाइट की पावर 0, इन्फाइनाइट की पावर इस टाइप से आपकी 1 की पावर इन्फाइनाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप की जो फॉर्म होती है ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसको अपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3x²। ओके, अब आप देखिए अगर आप फिर से इसमें 0 रखें, चाहे तो आप यहाँ से वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। फिर से देखिए अगर आप 0 रखेंगे तो cos 0 होता है 1 डिवाइडेड बाई 0, तो फिर 0/0 की फॉर्म आ रही। तो एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तब तक उसको डिफरेंशिएट करो जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, अब आप जानते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/6। तो बस आपका बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आके इसके बाद देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका डबल इंटीग्रेशन पर बेस्ड है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आप देखिए पहले ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पर बाहर से dy है, तो इट सिंपली मीन्स दैट हमको इसको पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू dy। ओके, यहाँ पर से आप लिमिट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो x है, x को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये भी अपने ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले देखिए जब आप 0 से लेके 1 जब आप इसको लिख रहे हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। देखो 0 से लेके √1 प्लस ये आपका x² है। थोड़ा सा इसको ध्यान में देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगता टिपिकल है लेकिन है बहुत सिंपल। अगर आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज है तो आपको बहुत इजीली आप इसको इम्प्रोवाइजेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx से मेरा कोई मतलब नहीं है, dx को आप छोड़ दीजिए, इससे मुझे कोई मतलब लेना देना नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए मैं काम करता हूँ, चलो मैं इसको बाहर ही लिख देता हूँ। अभी मेरा dx से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है dy से, क्योंकि मुझे dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेट करूँगा dy के रिस्पेक्ट में। देखिए कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, देखिए ये जो आपका नीचे 1 + x² है, देखिए 1 + x² को मैंने पहले ही बोला क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, तो वी विल ट्रीट इट एज अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए dy अपॉन देखिए 1 + x² है, तो मैं इसको 1 + √1 + x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि a² मानूंगा मैं इसे। ठीक है, प्लस y²। अब ये बताइए आप, बाहर से क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है समझ जाइए। अब आप देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/a² + x² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है ना, 1/a² + x² dx क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपने यही करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा देखिए 1/a, यानी ये हो जाएगा 1/√1 + x²। ठीक है, tan इनवर्स x की जगह पे कौन है, y/√1 + x²। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है। और इसके बाद आप इसमें रख देंगे लिमिट 0 से लेके √1 + x²।
ठीक है, और फिर बाहर से जो इंटीग्रेशन है वो तो है ही, बाहर से इंटीग्रेशन क्या है, dx है, ठीक है। अब आप इसकी लिमिट रखो, देखो मैं इसकी लिमिट रखूंगा तो क्या होगा, पहले मैं रखूंगा √1 + x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए समझ लीजिए क्या होगा यहाँ पर, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप रखेंगे √1 + x स्क्वायर, जब आप √1 + x स्क्वायर रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो मैं चलो डायरेक्टली यहीं पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा √1 + 1 + x स्क्वायर, ठीक है, नीचे पे ये तो अंडर रूट में है, ओके, इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। tan इनवर्स 0 0 ही होता है, तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा, बाहर से कितना आ जाएगा, dx आएगा, ठीक है। अब मैं अगले पन्ने में इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√1 + x स्क्वायर, ठीक है। साथ में ध्यान में रखना है कि इसकी कोई लिमिट भी है, इसकी लिमिट है 0 से लेके 1, वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, 0 से लेके 1 हो रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, और ये tan इनवर्स कितना होता है दोस्तों, π/4 होता है, dx हो गया, ठीक है। इसको ले आओ बाहर, तो ये हो जाएगा π/4। अब ये बताओ 1/√a² + x स्क्वायर, ठीक है, 1/√a² + x स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। तो log क्या होता है, log mod x + √x² + a², ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान होगा, ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आज पढ़ लो इसको, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा log mod x + √x² + 1, ठीक है। और फिर आपने इसमें लिमिट रखनी है 0 से लेके 1, तो भाई आप इसकी लिमिट रखो, तो ये लिमिट अगर आप इसकी रखेंगे ये हो जाएगा π/4, ठीक है, π/4, और ये हो जाएगा, यहाँ पर रखिए 1 रखिए, 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 1 + √2, log 1 + √2 माइनस, अब आप यहाँ पर रखिए 0, तो ये आ जाएगा log 1, तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो बाकी आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका π/4 log 1 + √2। तो इसका राइट आंसर कितना है, π/4 log 1 + √2, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। समझ गए ना, आपने करना क्या है, आपने बस जो आपका x है, x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए बाहर में क्या है, y है, तो आपका dy है, तो आप पहले dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और आप dx को बाहर ले आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है और बहुत ईजी सी इसकी अप्रोच है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और देखिए LT 2017 में आया भी है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है। मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ध्यान में रखिए ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तभी जाके उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, क्योंकि जब n क्रॉस n नहीं होगा तो, या फिर n क्रॉस m होगा तो फिर उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। तो ध्यान में रहे ये। यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई ये 3 क्रॉस 3 का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 दैट इज 2। तो अब आप बताइए आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, तो 8 की पावर हो जाएगा 2, तो 8 कितना होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 यानी 2 की पावर 6। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कहीं ना कहीं से। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन जो कि आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर है। देखिए आपको आई जे क्रॉस के दे रखा है, प्लस जे आई क्रॉस के प्लस के डॉट है आई क्रॉस जे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम इसको चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए ये ट्रिपलेट है, तो ये आपका क्या है आई जे के, ठीक है। अब आई जे के, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, जे के आई होना चाहिए, लेकिन आपका क्या हो गया, इन्होंने आई और के इसका क्रम, यानी जे के आई की जगह पे जे आई के हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि भाई जैसे अगर आपका वेक्टर है तो वेक्टर में आपका जैसे क्रम क्या होना चाहिए, ए बी सी है तो क्या होना चाहिए, ए बी सी, फिर बी सी ए और सी ए बी, ये होता है। अगर आप उसका क्रम चेंज कर देंगे तो आगे से माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ आई जे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बस आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इनको कैंसिल कर दो, आपको इसके निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप जानते हैं, देखो ये वाला आपका सही है, के आई जे, ये सही है, तो आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है, ये आई है ये जे है, अगर ये आई है जे है तो भाई आई क्रॉस जे का मतलब क्या होता है, जो कि इनके प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, तो दैट इज के,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, बस इसको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको देख के ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, आई जे के और फिर आप देखिए जे आई के, यानी कि ऑर्डर डिसबैलेंस हो गया। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनको काट लो, बस इसको देख लो के डॉट आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे है तो आई और जे के प्लेन पे परपेंडिकुलर, दैट इज के, तो के डॉट के आपका होता है 1। बस आंसर आ गया। ओके, इसके बाद एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि दीर्घवृत्त और अति परवलय की उत्केंद्रताएं क्रमशः E1 और E2 हो तो E1 और E2 में आपको संबंध को बताना है। आपके पास एक है एलिप्स और एक है हाइपरबोला, उनकी आपको इसेंट्रिसिटी दे रखी है। देखिए ध्यान में रहे कि अगर आपके पास एलिप्स है तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, जबकि आपकी जो अति परवलय है यानी हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, जबकि पैराबोला की आपकी इसेंट्रिसिटी बराबर 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपने इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस, क्योंकि आपका ई स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, E1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आप ध्यान में रखिए कि ई की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो 1 माइनस E1 की स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखना है कि लेस देन 1 कब होगा, जब होगा 4/18। ठीक है ना, इसको बस ध्यान में रखो। ठीक है, इसी तरह से आपका जो 1 माइनस E2 स्क्वायर माइनस 1, क्यों ले रहे हैं E2 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि E2 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो E2 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन E2 स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 1 से थोड़ा छोटी होगी। तो लेस देन 1 कब आएगा, जब आपका क्या होगा, 4/9 होगा। ठीक है ना, आप फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है आपका, ये किसके लिए होता है, ये होता है दोस्तों आपका एलिप्स के लिए, और बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है आपका हाइपरबोला के लिए। ठीक है ना, तो बस आपने यहाँ पर से 1 माइनस ई स्क्वायर देखा तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो डेफिनेटली, लेकिन ये पॉजिटिव होगी ये भी पता है। तो 1 माइनस E1 स्क्वायर की वैल्यू 4/18 जो कि डेफिनेटली लेस देन 1 होगी, और E2 स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि ई की वैल्यू आपकी E2 है। ठीक है ना, E2 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है तो E2 स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, ये भी डेफिनेटली लेस देन 1 होगी। तो लेकिन आपका क्या होगा कि इसकी वैल्यू आप क्या निकाल लेंगे, 4/9 निकाल लेंगे। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से होता क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो भी आप निकालना चाहिए, लेकिन आपको फॉर्मूले के परिप्रेक्ष्य में उसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, मतलब ये एक बहुत शॉर्टकट सा फॉर्मूला है, आप इजीली इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ध्यान में रखिए कि अगर एलिप्स है तो 1 माइनस ई स्क्वायर, और अगर हाइपरबोला है तो ई स्क्वायर माइनस 1, दोनों की वैल्यू आपकी लेस देन 1 होगी। तो आप देख लीजिए कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी बड़ा है, जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा। बस इस तरीके से आप कर लीजिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका क्या होगा, क्योंकि आपका ए स्क्वायर छोटा है तो नीचे ए स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा बी स्क्वायर, और इस केस में आपका क्या है कि जो ए स्क्वायर है वो बड़ा है, और सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर बड़ा है और बी स्क्वायर आपका छोटा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ए स्क्वायर नीचे आएगा बी स्क्वायर ऊपर आएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जबकि यहाँ पर ए स्क्वायर बड़ा है और बी स्क्वायर आपका छोटा है तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। बस दैट्स इट, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस अब आप इसको निकाल लीजिए। देखिए 4/18 है, इसको मैं 4/9 इंटू 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बस आपको 4/9 की वैल्यू तो पता है, ये तो है E2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस E1 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा E2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/2, है ना, क्या सिंपल है। ठीक, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई में ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं पीछे क्या है, E2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा E2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 2 माइनस 2E1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E2 स्क्वायर माइनस 1। सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 + 1 कितना होता है, 3। ओके, तो 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है, 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट है। ओके,
इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अल्टीमेट टाइप का क्वेश्चन है और कितनी आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, आपको दिया हुआ और आपको दिया हुआ है भाई एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपको एफ इनवर्स 5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स -5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन को तो आप मुंह जवानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अगर आप इसकी रेंज निकालने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो रेंज में क्या हो सकता है भाई, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी। तो 0 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है 1, तो 1 से तो ये शुरू होगा और 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एफ इनवर्स -5 की निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर -5 तो है ही नहीं इसकी रेंज में, तो डेफिनेटली ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है कि जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो एफ इनवर्स -5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, सॉरी मतलब नल हो जाएगी। कहने का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब आप ही बताइए ना कि -5 बराबर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखूँ तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है, ठीक है, क्या कोई एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव है, तो भाई आप किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते। या फिर आप इसको कह दीजिए भाई एक्स स्क्वायर बराबर -6, ये इसका मतलब है। तो क्या कोई एक ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -6 के बराबर हो, नहीं है, है ना। आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं ना कि भाई -5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो भाई आप ये बताइए कि क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें वो -6 के बराबर आ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप इजीली इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके सामने श्रेणी दी हुई है, इसके 20 पदों तक का आपको योग निकालना है। वैसे देखिए दोस्तों ये आपकी ना ही एपी है ना ही जीपी है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की तो 5 से लेके आपका 6 और फिर इसके बाद 8 और फिर इसके बाद 10। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस आपका एपी में, तो इस तरह की सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपने मेरी एपी जीपी वाली वीडियो देखी होगी तो आपके लिए बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा लेंदी है। किस तरह से हम इसको करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 5 + 11, देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, +19, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लास्ट टर्म आपका इसका क्या है, टी है ना, हालांकि आगे तक चल रही है। तो मैं क्या करूँगा कि दोबारा से इसके नीचे इसी चीज़ को लिख दूंगा और थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा। इसको शिफ्ट करके 5 इसके नीचे, 11 इसके नीचे, 19 इसके नीचे, और यहाँ पर लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा TN, ठीक है। किया क्या मैंने, बस शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इससे पहले वाला टर्म होगा आपका TN-1, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। पहले वाली में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो चलो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर आप इसको डिफरेंस करेंगे 5 आ जाएगा। देखिए 11 में से 5 ये आपका 6, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करिए, फिर ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक। और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा -TN, ठीक है। अब आप देखिए इसमें टोटल टर्म अगर सपोज करो n थे, तो यहाँ पर जो आपके टोटल टर्म हो गए वो कितने हो गए, n+1 हो गए। अगर मैं TN को इधर ले आऊँ, TN को मैं इधर ले आऊँगा तो टोटल टर्म इसके कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके n। ये जो टोटल टर्म है n है। अब मुझे सिर्फ इसी का सम लेना है, क्योंकि यही दोस्तों क्या है, एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो इसका सम क्या होगा, n-1 होगा। आप ध्यान में रखना, देखिए यहाँ पर टोटल टर्म थे n, क्योंकि मैंने इस तरीके से शिफ्ट किया तो टोटल टर्म कितने हो गए, n+1। ये टोटल टर्म है आपके n+1। एक यहाँ चला गया, एक अगर यहाँ चला गया तो आपके जो टोटल टर्म है वो n रह गए। अब n में से मैं 5 को भी हटा दे रहा हूँ तो टोटल टर्म कितने हैं, n-1। तो n-1 टर्म का सम कितना होता है, क्या होता है एपी का सम, ये होता है n/2, तो ये हो जाएगा n-1/2। ध्यान में रखना है कि फिर इसके बाद होता है 2/8 यानी 2 × 6 प्लस n-1 × d यानी n-2 × d। n-2 × d यानी कितने का डिफरेंस है, 2 का है, ठीक है। तो अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली अगले पेज में कर लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा देख भी लेते हैं क्या क्या हुआ है। ये हो जाएगा 5 + n-1, देखिए ये हो गया 6 + n-2, तो 6 + n-2 कितना हो गया, n-4 हो गया। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास भी करिए, अपने संग संग कॉपी में सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका आ गई TN की वैल्यू, यानी कि nth टर्म आ गया। अभी हमें सम निकालना है, सम निकालना भी 20 पद होगा। तो 5 प्लस, पहले इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा n², फिर ये हो जाएगा n² प्लस 3n -4, ठीक है। तो एक्चुअली ये आ गया आपका, देखिए n² प्लस 3n + 1,
ठीक है। अब आपने nth टर्म मिल गया, nth टर्म मिल गया तो इसका सम कैसे निकालते हैं? देखिए सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आप इसका सबका क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। तो समेशन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3 समेशन n प्लस इसमें 1 का समेशन क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम में आता है तो करना तो पड़ेगा ही, n प्लस बाई 2 प्लस n, ठीक है। अब आप कुछ मत करिए, अब इसको सॉल्व करने की जगह पे इसमें n बराबर 20 रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। n बराबर अगर मैं 20 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 20 इंटू 21, ठीक है। मैं काम करता हूँ, थोड़ा मिटा भी देता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया ये, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ऊपर की लाइन मिटा देता हूँ, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल भी जाएगा फटाफट, मुझसे पहले तो आप ही कर लेंगे। तो देखो 20 ये हो जाएगा, देखिए 20 इंटू 2 40, 41 डिवाइडेड बाई 6 प्लस फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, 3 2 जा 6, 3 7 21, 2 ये आपका 10 हो गया, 70, 70 इंटू 41 प्लस इसके बाद ऐसे ही काटो इसको, देखिए 10 ये हो गया, इसके बाद 3 कम 3 3 6, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, 630 हो गया, ठीक, प्लस और फिर 20 हो गया, 630 ये 650 हो गया, 7 7 चक्को होता है 28 और प्लस 650, ठीक है। इसको आप ऐड करो, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे 650 है, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 7 5 ये होता है 12, 1 8 6 14 और 1 15, ठीक है, और 1 3, तो 3520, तो 3520 इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जाता है। आपको मेरा ये मोटिव था इन क्वेश्चंस को कराना कि इनकी मेथड को आप सीखिए, इनकी अगर आप मेथड को सीख जाते हैं तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके एलटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसी ही अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एनडीए पर बेस्ड होंगे। ऐसी कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम होते हैं लाइक पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते रहते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी लेकर आएंगे। और हाँ, मैं डेफिनेटली जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसको भी मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। आजकल उतना समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन डेफिनेटली उनको भी हम पूरा करेंगे। थोड़ा सा आप भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, आप भरोसा रखें, बिल्कुल हम सीरीज़ को पूरा करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।